हेलो क्लास। सो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने आयरन डिफिशिएंसीज के बारे में बात किया था, सेम तरीके से हम बात करने वाले हैं इस क्लास में कैल्शियम डिफिशिएंसी के बारे में। कैल्शियम डिफिशिएंसी को समझने से पहले हम कोशिश करेंगे कि ये जान लें कैल्शियम क्या है और बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है। सो कैल्शियम इज़ द मोस्ट abundant mineral in the human body with nearly 99% stored in bones and teeth. It is essential for bone mineralization, muscle contraction, nerve impulse transmission, blood clotting, enzyme activation, and normal cardiac function. So, कैल्शियम शरीर का सबसे अबंडेंट मिनरल है। बॉडी में लगभग 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ्स में मौजूद रहता है, जबकि बाकी लगभग 1% ब्लड और सॉफ्ट टिश्यूज़ में पाया जाता है। तो कैल्शियम केवल और केवल बोन्स और टीथ के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कई एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में इन्वॉल्व है, जैसे कि बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस में, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ब्लड कोएगुलेशन, नॉर्मल हार्ट फंक्शन, सेल सिग्नलिंग एंड कई सारे एंजाइम्स और सेलुलर प्रोसेसेस की एक्टिविटी के लिए। इसीलिए कैल्शियम की एडिक्वेट अमाउंट बॉडी की स्केलेटल हेल्थ और नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आखिर ये जो कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ये है क्या, कमी से क्या होगा, या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो देखो, जब भी बॉडी में कैल्शियम की उपलब्धता कह लें, ये शरीर की आवश्यकता के लिए अगर सफिशिएंट नहीं होती, तो इसी को हम कहते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी। प्रोलॉन्ग्ड या सिग्निफिकेंट कैल्शियम डेफिशिएंसी से बोन्स की मिनरलाइजेशन अफेक्ट हो सकती है और ब्लड कैल्शियम कम होने पर हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो सकता है। इससे दो मेजर टाइप्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। सबसे पहला स्केलेटल मसल्स, जो अभी मैंने बताया, बोन्स कमज़ोर और फ्रेजाइल हो सकती हैं। दूसरा न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, लो ब्लड कैल्शियम की वजह से मसल और नर्व्स ज़्यादा एक्साइटेबल हो सकते हैं, जिससे टिंगलिंग, मसल क्रैम्प्स और टिटैनी हो सकती है। तीसरी चीज़ कि कैल्शियम डेफिशिएंसी होती क्यों है आखिर, ठीक है। सो कैल्शियम डेफिशिएंसी की जो कॉजेज़ हैं, इनको हम ब्रॉडली इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, अगर डाइट में सफिशिएंट कैल्शियम नहीं है तो बॉडी को रिक्वायर्ड कैल्शियम नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़, ये जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं, इनकी कमी स्पेशल रूप से इसका जो रिस्क है ये बढ़ा सकती है। अब सोर्सेज क्या हैं? दही, दूध, चीज़, पनीर, रागी, ग्रीन लीफी वेजीज, सीसीएम सीड्स, कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स एंड कुछ फिश जिनमें एडिबल बोन्स होती हैं। अब इसके साथ साथ हम कैल्शियम के साथ साथ पढ़ेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी को। अब सोचिए विटामिन डी का क्या लेना देना है कैल्शियम से। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। विटामिन डी क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्बेंस को इंक्रीज़ करता है। अगर विटामिन डी कम है तो इंटेस्टाइनल कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, सीरम कैल्शियम मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, जिससे बोन कैल्शियम मिनरलाइजेशन या मिनरलाइजेशन नहीं, मोबिलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। इसीलिए विटामिन डी डेफिशिएंसी इनडायरेक्टली बोन डी मिनरलाइजेशन और कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रीज़न बन सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे कि और वजह क्या हो सकती है, मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सेकेंड पैराग्राफ में कि कैल्शियम डेफिशिएंसी डेवलप्स ड्यू टू द इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, जो मैंने बता दिया, विटामिन डी डेफिशिएंसी, पुअर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, जिसको मैल एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। इसके बाद हार्मोनल डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और इंक्रीज्ड
फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, प्रेगनेंसी एंड ओल्ड एज। तो मैल एब्जॉर्प्शन की बात करें, अगर इंटेस्टाइन कैल्शियम को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो डेफिशिएंसी हो सकती है। कॉजेज़ में क्या क्या होगा? सीलियाक डिजीज़, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज़ की वजह भी इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है नेक्स्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाना। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी, फीटस के स्केलेटल डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ लैक्टेशन, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के टाइम पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट रहती है। एंड चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, रैपिड स्केलेटन ग्रोथ के दौरान कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन स्टेजेस में एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है। एंड हार्मोनल या दो अदर कॉजेज़ हैं। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को कई हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, स्पेशली पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन। इनके इम्बैलेंस से कैल्शियम होम्योस्टैसिस जो है ये डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में विटामिन डी का एक्टिवेशन और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म ये अफेक्ट होने की वजह से भी कैल्शियम का जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत सारे तरीक़ों से इसकी कमी हो सकती है। अब कैल्शियम डेफिशिएंसी में बॉडी में क्या होगा? चलो हो गया, बॉडी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? मान लेते हैं कि बॉडी को पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिला। अब चाहे कैल्शियम खाना बंद कर दिया या उसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया, तो इससे क्या होगा कि सीरम कैल्शियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। मतलब कि जो बॉडी ब्लड कैल्शियम को नॉर्मल रखने के लिए जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स को एक्टिवेट करती है। अब रेगुलेटरी मैकेनिज़्म में क्या एक्टिवेट होगा कि जो पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। पीटीएच का फुल फॉर्म क्या है? पैरा थायरॉयड हार्मोन। ठीक है। लो कैल्शियम के रिस्पॉन्स में पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ता है। ठीक है। अब बोन से कैल्शियम मोबिलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा? पीटीएच बोन रिजॉर्प्शन को प्रमोट करके, ठीक है, बोन कैल्शियम मेंटेन करने में, ब्लड कैल्शियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब एक बात और कि अगर बहुत लंबे समय से इसकी डेफिशिएंसी चल रही है, अगर डेफिशिएंसी बहुत लॉन्ग टर्म तक है, तो बोन मिनरलाइजेशन और बोन स्ट्रेंथ भी अफेक्ट हो सकती है। इससे क्या होगा? बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और जब भी कोई छोटा मोटा या भी अगर ज़ोर पड़ता है तो फ्रैक्चर का रिस्क बहुत बढ़ सकता है। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे कि वीक बोन्स, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलासिया, बोन पेन, मसल क्रैम्प्स, मसल स्पाज्म, टिटैनी जिसको बोलते हैं, numbness and tingling sensations, dental problems, delayed growth in children and increase the risk of fracture। ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी माइल्ड, क्रॉनिक या सीवियर है, और क्या एक्चुअल हाइपोकैल्सीमिया प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको इनको अलग अलग तरीके से करके बताऊं, जैसे कि इसमें से हम सबसे पहले समझेंगे स्केलेटल सिम्टम्स क्या हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैल्शियम डेफिशिएंसी रहेगी तो आपको इसमें वीक बोन्स की वीकनेस, बोन पेन, रिड्यूस्ड बोन डेंसिटी, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलासिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? देखो, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन मास और बोन स्ट्रेंथ ये कम हो जाती है, जिससे बोन्स क्या होती हैं? फ्रेजाइल हो जाती हैं, और फ्रैक्चर का जो रिस्क है ये बढ़ जाता है। कॉमन फ्रैक्चर साइट्स क्या होंगी? हिप, वर्टिब्रे, रिस्ट। ठीक है। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आएंगी? कैल्शियम डेफिशिएंसी ऑस्टियोपोरोसिस का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस केवल कैल्शियम डेफिशिएंसी की डिजीज़ नहीं है। एज, हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल इनएक्टिविटी, विटामिन डी स्टेटस और कई अदर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोमलासिया क्या है? अडल्ट्स में इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन
मैट्रिक्स से ऑस्टियोमलासिया हो सकता है। इसमें क्या होता है, बोन पेन, मसल वीकनेस एंड डिफ़िकल्टी वॉकिंग, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब विटामिन डी की जो डिफिशिएंसी, इसका एक मेजर कॉज है। अब अगली चीज़ रिकेट्स, बच्चों में डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोथ जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, डिलेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ठीक है, इसी को रिकेट्स कहा जाता है। डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग बोन्स, इनको रिकेट्स कहते हैं। देखिए ये कॉमनली विटामिन डी डिफिशिएंसी से एसोसिएटेड है, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म की जो भी एबनॉर्मलिटीज़ भी इसका रीज़न बन सकती है। तो इनके फीचर्स में जो पैर होते हैं वो बो शेप के हो जाते हैं, बोड लेग्स। बोड का मतलब कि धनुष जैसे बाहर की तरफ जो है उसका मूवमेंट, या फिर जो पैर जो है वो बाहर की तरफ फोर्सली मूव दिखते हैं, या इस टाइप से कर्व एंड डिलेड ग्रोथ, बोन डिफॉर्मिटीज़, डिलेड टूथ डेवलपमेंट या स्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज़, ये देखे जा सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं। अगर ब्लड कैल्शियम सिग्निफिकेंटली कम हो जाए, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाए, तो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी बढ़ सकती है। सिम्टम्स क्या आएंगे इसमें, टिंगलिंग या पैरेस्थीसिया, नम्बनेस, मसल क्रैम्प्स, मसल स्पाज्म्स, टेटैनी, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड अब टेटैनी क्या है, बेसिकली जो आप देख रहे हो मसल स्पाज्म, टेटैनी सीवियर हाइपोकैल्सीमिया की एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसमें वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस और स्पाज्म हो सकते हैं, पर्टिकुलरली हैंड्स, फीट, फेस, इनकी मसल्स अफेक्ट हो सकती हैं। सीवियर केसेस में लैरिंगोस्पाज्म और सीजर्स भी हो सकते हैं। एंड कार्डियक मैनिफेस्टेशंस में जो सिग्निफिकेंट हाइपोकैल्सीमिया कार्डियक फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकती है। इसमें ईसीजी चेंजेस, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल या अरिथमियास वगैरह हो सकते हैं। इसीलिए सीवियर हाइपोकैल्सीमिया क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट और पोटेंशियली सीरियस कंडीशन है। डेंटल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो लॉन्ग स्टैंडिंग कैल्शियम डिफिशिएंसी और डिस्टर्ब मिनरल मेटाबॉलिज्म की वजह से पुअर टूथ मिनरलाइजेशन, डिलेड टूथ डेवलपमेंट या डेंटल वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन डेंटल प्रॉब्लम केवल कैल्शियम डेफिशिएंसी से ही नहीं होती हैं, विटामिन डी, फॉस्फेट, न्यूट्रिशन और ओरल हेल्थ भी इसमें क्या है, शामिल है। सो अगर हम इसकी आउटलाइन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें डाइटरी मैनेजमेंट सबसे पहला, ठीक है। कैल्शियम डिफिशिएंसी के मैनेजमेंट के लिए 3 मेजर ग्रुप्स हैं, एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक, कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जब ज़रूरत हो, एंड ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले डाइट में एडिक्वेट कैल्शियम को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उसमें। अगर नहीं है तो मेजर कैल्शियम सोर्सेज क्या होंगे, डाइटरी प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, ये कैल्शियम के अच्छे डाइटरी सोर्सेज हैं। उसके अलावा जो प्लांट सोर्सेज जैसे रागी, सीसीएम सीड्स, ग्रीन लीफी वेजीज, सोया प्रोडक्ट्स, बीन्स, नट्स, फोर्टिफाइड फूड्स, कुछ फूड्स और बेवरेजेस कैल्शियम से फोर्टिफाइड होते हैं और यूजुअली डाइटरी सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी का इम्पोर्टेंस क्या है। अब कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के साथ विटामिन डी स्टेटस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन डी के जो एडिक्वेट सोर्सेस में अप्रोप्रिएट सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी रिच फूड्स, फोर्टिफाइड फूड्स एंड सप्लीमेंट्स व्हेन मेडिकली इंडिकेटेड, जब ऐसी चीज़ें शामिल हों तो यही सोर्सेज हैं। सिंपल तरीके से भी हम दूसरा तरीका समझेंगे कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। देखो जब भी डाइटरी कैल्शियम सफिशिएंट नहीं है या फिर डेफिशिएंसी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है तो कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं। तो कॉमन प्रिपरेशंस में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, ये चीज़ें शामिल हैं।
तो कैल्शियम कार्बोनेट जनरली खाने के साथ बहुत बेटर तरीके से एब्जॉर्ब होता है, जबकि कैल्शियम सिट्रेट को हम गैस्ट्रिक एसिड की कम ज़रूरत पड़ती है और कुछ पेशेंट्स में ये बेटर टॉलरेटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड हो सकता है। सप्लीमेंटेशन की डोज और ड्यूरेशन इंसान की एज, डाइटरी इनटेक एंड क्लिनिकल कंडीशन और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती हैं। सो सीवियर हाइपोकैल्सीमिया का जो मैनेजमेंट है अंडर, ठीक है, इसके बारे में बात करें, अगर पेशेंट में सीवियर सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया और सिम्टम्स हैं जैसे कि टिटैनी या सीवियर मसल स्पाज्म, सीजर्स या स्पेसिफिक कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट हो, तो ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे केसेस में हॉस्पिटल सेटिंग में इंट्रावेनस कैल्शियम, टाइपिकली कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये चीज़ें दी जा सकती हैं अंडर अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज़। सिर्फ कैल्शियम देना हमेशा ये सफिशिएंट नहीं होता है। अगर अंडरलाइंग कॉज या वजह मौजूद है तो उसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है सबसे, कि मान लेते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैल एब्जॉर्प्शन, सीलिएक डिजीज़ या अदर मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर का अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कीजिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन डी, पैराथायरॉयड हार्मोन बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए अंडरलाइंग रीनल मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में जैसे कि डिसऑर्डर्स में स्पेसिफिक मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो देखो, कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, तो सबसे पहले यही हमारी आती है, अगर इसकी कमी हुई है तो आखिर वजह क्या है, कि हमारे खान पान में चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ बैलेंस्ड डाइट। डेली डाइट में एडिक्वेट कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स शामिल करने चाहिए, जैसे कि मिल्क, कर्ड या फिर पनीर, इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए। दूसरी चीज़ लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, नट्स या सीड्स होने चाहिए, या फिर फोर्टिफाइड फूड तो होना ही चाहिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है अगर ये सारी चीज़ों में से कोई ना कोई एक एक चीज़ है हमारे पास। सो एडिक्वेट विटामिन डी, विटामिन डी का स्टेटस मेंटेन करना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी, रेगुलर वेट बेरिंग एक्सरसाइज कीजिए। फिज़िकल एक्टिविटी बोन स्ट्रेंथ मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। एग्जांपल पे कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज, ये सारी चीज़ें। सो हाई रिस्क ग्रुप्स पर स्पेशल फोकस, कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक पर स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए, जैसे बच्चे हो गए, एडोसेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, ओल्डर एडल्ट्स, पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, इंडिविजुअल्स विद मैलएब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स, ये चीज़ें हो सकती हैं। देन प्रिवेंशन का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी प्रिवेंशन को इस तरीके से याद कर सकते हैं: एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक, एडिक्वेट विटामिन डी, गुड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी बोन फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस एट द एंड हमें देखने को मिलेगा। अभी जो हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, कैल्शियम तो फिनिश हो गया, अभी नेक्स्ट आता है फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। ठीक है, फॉस्फोरस क्या है और बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, हम सेम पैटर्न में बात करेंगे। फॉस्फोरस बॉडी का एक एसेंशियल मिनरल है और कैल्शियम के साथ मिलकर ये बोन्स और टीथ की स्ट्रक्चर और मिनरलाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। अब इसके अलावा फॉस्फोरस एटीपी फॉर्मेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म में, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस में, सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स में, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, कई एंजाइम्स की एक्टिविटी और फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस में, आरबीसीज में ऑक्सीजन डिलीवरी को रेगुलेट करने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ये सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है। सो फॉस्फोरस इज़ एन एसेंशियल मैक्रो मिनरल required for the formation of bones and teeth, energy production in form of ATP, adenosine triphosphate, cell membrane structure, nucleic acid synthesis, acid base balance,
and normal muscle and nerve function. So that's why phosphorus सिर्फ बोन्स का मिनरल नहीं है, ये एनर्जी, सेल्स और मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत एसेंशियल है। अब बात ये भी आती है कि फॉस्फोरस डिफिशिएंसी है क्या। जब बॉडी में फॉस्फोरस की उपलब्धता नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए इनसफिशिएंट हो जाती है, तो इसी को हम फॉस्फोरस डेफिशिएंसी कहते हैं। जब ब्लड में फॉस्फेट का लेवल कम हो जाता है, इसे हम हाइपोफॉस्फेटीमिया कहते हैं। माइल्ड डेफिशिएंसी कई बार एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है, लेकिन सीवियर या प्रोलॉन्ग्ड हाइपोफॉस्फेटीमिया मसल्स, बोन्स, आरबीसीज और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं। अभी फॉस्फेट डिफिशिएंसी क्यों होती है, इसके कॉजेज़ को हम 3 मेजर ग्रुप्स में या मैकेनिज़म्स में समझ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि डिक्रीज्ड इनटेक या एब्जॉर्प्शन। डाइट में फॉस्फोरस की कमी रिलेटिवली अनकॉमन है, क्योंकि फॉस्फोरस बहुत से फूड्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है। फिर भी डिफिशिएंसी हो सकती है, सीवियर मैल न्यूट्रिशन या फिर प्रोलॉन्ग इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स, कुछ इंटेस्टाइनल डिजीज़ेस, इन सारी चीज़ों में। एंड या इंक्रीज्ड लॉस ऑफ फॉस्फेट। बॉडी से फॉस्फेट एक्सेसिव अमाउंट में एक तरीके से निकलने पर डिफिशिएंसीज की हो सकती। तो लॉस ऑफ फॉस्फेट में किडनी से अगर बहुत एक्सेसिव लॉस है, कुछ रीनल डिसऑर्डर्स में किडनी फॉस्फेट को प्रॉपर्ली रिटेन नहीं कर पाती, जिससे यूरिनरी फॉस्फेट का लॉस बहुत बढ़ जाता है। हार्मोनल कॉजेस, पैराथायरॉयड हार्मोन फॉस्फेट एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है, इसीलिए कुछ केसेस ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में फॉस्फेट का लेवल कम हो सकता है। एंड इसके अलावा रीफीडिंग सिंड्रोम, बेसिकली ये फॉस्फेट डिफिशिएंसी का एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है। देखो, जब सिवियरली मालनरिश्ड व्यक्ति को अचानक से न्यूट्रिशन या स्पेशली कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, तो इंसुलिन बढ़ता है और फॉस्फेट बहुत तेज़ी से सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब जब फॉस्फेट सेल के अंदर बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो जाएगा, इससे ब्लड फॉस्फेट बहुत कम हो सकता है। अब सीवियर हाइपोफॉस्फेटीमिया, इसकी वजह से मसल्स की वीकनेस, इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी फेलियर या कार्डियक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए सिवियरली मालनरिश्ड पेशेंट में न्यूट्रिशन को केयरफुली इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एंटासिड्स का यूज़, कुछ फॉस्फेट बाइंडिंग एंटासिड्स पर्टिकुलरली लंबे समय तक और एक्सेसिव यूज़ में इंटेस्टाइनल फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो फॉस्फेट डिफिशिएंसी डेवलप हो सकती है, खासकर वल्नरेबल पेशेंट्स में। हाँ, अब विटामिन डी डिफिशिएंसी, विटामिन डी जो है ये एसेंशियल या इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ बोन कैल्शियम एंड फॉस्फेट में हेल्प करता है। इसीलिए सीवियर विटामिन डी डिफिशिएंसी में फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो सकता है और बोन मिनरलाइजेशन अफेक्ट हो सकता है। एंड फॉस्फेट डिफिशिएंसी में बॉडी में क्या होता है, सिंपल सीक्वेंस में समझिए। फॉस्फेट अगर कम हुआ तो एटीपी का प्रोडक्शन और सेलुलर एनर्जी प्रोसेसेस ये अफेक्ट होंगी। अब इसके बाद मसल्स प्लस नर्व, आरबीसी, बोन फ्रैक्चर या बोन फंक्शंस ये अफेक्ट होंगे। और प्रोलॉन्ग डिफिशिएंसी में बोन मिनरलाइजेशन कम हो जाएगा, बोन वीकनेस दिखेगी। इसीलिए फॉस्फोरस डिफिशिएंसी में सिम्टम्स केवल बोन्स तक लिमिटेड नहीं होते हैं। खैर, तो ये तो हमारा टोटल इंट्रोडक्शन रहा कि फॉस्फोरस की कमी क्यों होती है, डिफिशिएंसी किसे कहते हैं, एंड बॉडी के लिए क्यों एसेंशियल है। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें बात की। अभी नेक्स्ट डे हम इसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स जानेंगे कि पेशेंट्स में प्रेजेंट्स विद बोन पेन, मसल वीकनेस, फटीग एंड पुअर एपेटाइट, फ्रेजाइल बोन्स, डिलेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिया, डिफ़िकल्टी वॉकिंग, इंक्रीज्ड
ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर्स, ये जो भी सारी चीज़ें हैं हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।